सबसे पहले तो मैं आपके इस जवाब से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि राजीव आपकी वजह से जो है वो मेरे ख्याल है ये शो और फ्रेम जो है ये अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर कोई फीमेल एंकर ही होती तो शायद जिस तरह के एक्सपीरियंस मुझे फीमेल्स के साथ रहे हम सब एक दूसरे को ब्लॉक करके चले गए होते। लेकिन अगर कोई किसी को ना सुन रहा होता। ये ज्यादा लेकिन अच्छी चीज है रादर देन फाइटिंग कि ब्लॉक कीजिए और पीसफुल रहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जहां तक अनवारुल हक साहब की बात है तो कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स इस तरह की बातें किया करते हैं। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब भी कुछ इसी किस्म की हम्म। बातें कर चुके हैं। शेख रशीद साहब भी ऐसी ही बातें करते हैं। मतलब इन लोगों का कुछ अंदाज यही होता है कि वो आप बैल मुझे मार वाली हालत जो है ना कि ये अपने आप की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन उस चीज को रोका कैसे जाए, उसको सही कैसे किया जाए, इस तरफ ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। इस वक्त भी कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है कि अगर आप देखें तो बार बार भारत की बात की जाती है। कहा जाता है कि भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, भारत से हमें खतरा है। लेकिन अफगानिस्तान की बात करने को ये तैयार नहीं है। अफगानिस्तान को लेकर जो है इनकी जो हालत है वो सभी जानते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि फीमेल्स जो है उनको भी शामिल किया जा रहा है लोगों के ग्रुप में, जैसे आपने कहा हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोग। तो ये कब नहीं थी, हमेशा से थी। फीमेल्स हमेशा से इस तरह के ग्रुप का हिस्सा रही हैं। जहां मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, यहाँ पे जो लाल मस्जिद है, यकीनन आपने नाम सुन रखा जरूर होगा। सुन रखा है। वहां पर भी एक पूरी इन्होंने फौज बना रखी है लेडीज की। और एक जमाने में तो ये भी हुआ था कुछ साल पहले कि उन्होंने कहा था जी इस एरिया में लेडीज ड्राइव नहीं कर सकती, और अगर कोई आएगा तो एक दो लेडीज की गाड़ी के शीशे वीशे तोड़ दिए गए थे। हम्म। और ये लेडीज इनके हमेशा से रही हैं। आपको याद होगा कि कराची में एक चाइनीज वर्कर्स की वैन पर अटैक हुआ था। और वैसे तो खैर वो बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट कहलाती थी, लेकिन वो भी एक फीमेल ही थी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई नई चीज होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि ये फीमेल्स अब आना शुरू हुई हैं। हमेशा से यहाँ पर जिस तरह से लोगों का माइंडसेट बनाया गया है और जिस तरह से मिस यूज ऑफ रिलीजन हुआ है, जैसे नफरतें फैलाई गई हैं, तो आपको हर एरिया में जो है ये लेडीज आपको दिखाई देंगी जो जिनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात से ये लोगों का ब्रेन वॉश करें और एक तरह की नफरत जो है वो भी जो है उसको बढ़ावा दे। तो मेरे ख्याल है कि जितना कंट्रोल या जितना एक चेक जो है वो किसी मेल मेंबर पे होना चाहिए, उतना ही फीमेल जो आती हैं या जो बात करती हैं या जो नजर आती हैं हमें कहिए पब्लिक में, उन पर भी उतना ही शक होना चाहिए, वरना नुकसान कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। नुकसान कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, बात तो सही है। 7 मई 2025 जब बहावलपुर में जो मरकज सुबहानल्लाह जहाँ पर हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद से लग रहा था कि जैश इसको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है कि वो भारत को निशाने पर रखेगा। आरजू और शायद जैश की तरफ अब सारी चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन आरजू, इससे पहले कि मैं हिमांशी सिंह जी का रुख करूं, एक तोहफत उल मोमिनात का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की बहनें सादिया अजहर या समीरा अजहर या सिया अजहर इस मामले में काम कर रही हैं और ऑनलाइन 700 PKR के हिसाब से कोर्स का पैसा लिया जा रहा है। और इसमें औरतों को, लड़कियों को वो तरीके सिखाए जा रहे हैं जिससे वो टेरर की एक अलग ब्रांच आगे बढ़ा सकें। क्या इस बारे में आपको भी कुछ पता है या ये सिर्फ कयासों के दायरे में ही है तोहफत और मोमिनात? देखिए अभी तक तो मैंने सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ही सुना है, इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं हुई है और ना ही ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जहाँ तक आप इनकी डोनेशंस की या इन लोगों के पास पैसा होने की बात कर रहे हैं, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं, और जाहिर है यूएन में इनका नाम मौजूद है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है कि अगर इनसे पैसा ले लिया जाए तो शायद हम आईएमएफ को कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे, वजह हम उनसे मांगते रहे। इनको इतना पैसा दिया जाता है और इतने लोग हमारे इमोशनल हो जाते हैं इनको देख करके। आप यकीन करें कि जो लेडीज हैं वो अपनी से ज्वेलरी भी इनको पकड़ा देती हैं और इनको एग्जैक्टली लगता है कि एग्जैक्टली ये बड़ा एक कोई एक नेक सेकंड काम एक कर रहे हैं। सेकंड रहा आरजू। 72% लेडीज के बारे में हमारे सर्वे में आया है कि उन्हें सेंटिमेंटली ल्योर किया जाता है और वो आसानी से सेंटिमेंटल होती है, इसलिए सबका हिस्सा बन जाती है। क्या सही है जो आप अभी बात कह रही थी?
नहीं, मेरे ख्याल है ये माहौल होता है, ये बचपन से जो उन्हें सिखाया पढ़ाया गया होता है उसकी वजह से ऐसी हो जाती है, या इस किस्म की सोच होती है। अब क्योंकि लेडीज की तादाद ज्यादा है तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब इनको भी शामिल किया जाए और इनके साथ भी इसी किस्म की जो कुछ एक्टिविटीज हैं उसमें शामिल किया जाए। लेकिन ये तो हमेशा से शामिल रही है, मुझे तो ऐसा कोई हैरत नहीं होती कि ये पहली बार हो रहा है या हम पहली बार सुन रहे हैं। शायद ये खबर बाहर देर में निकली होगी, अदरवाइज तो ये जितने भी ग्रुप हैं इनमें लेडीज भी हैं, चाहे वो टीटीपी के हो, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो आप कहीं किसी का भी नाम लीजिए, ये लश्कर ए तोयबा वगैरह, इन सब में इन्होंने एक विमेन विंग भी बना रखी है। और वो जो है वो अपने हिसाब से काम करते हैं, और यकीनन इनको रोकना जो है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत आसान काम होगा। अगर अगर पाकिस्तान की स्टेट भी चाहे तब भी मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी, इसलिए कि सालों साल से तो ये सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो अब अचानक से अगर ये कहेंगे कि आप गलत हैं, वैसे ये कह भी सकते हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं, इसलिए कि आप देखिए किस तरह से टीएलपी को गायब किया है कि उसके दोनों जो हेड हैं यानी कि साद रिजवी वगैरह वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। वरना ये वही लोग हैं कि ये लोग जब कहते थे यहाँ के जी। बीच इस्लामाबाद में बैठ जाते थे, और उसके बाद हमारे फौजी ही इनको पैसा बांटते हुए भी आपने यकीनन देखे होंगे। लेकिन इस वक्त इनका कहीं अता पता नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त ये चाहेंगे इनको कंट्रोल करना तो शायद ये किसी हद तक कर पाए। शायद ये किसी हद तक कर पाए। दर्शकों, अभी अभी आरजू जी ने टीएलपी का नाम लिया। अगर आप टीएलपी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहा जाता है। 2015 में ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया और इसका इस्तेमाल हमेशा इस तरीके से होता रहा कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता था उसको डाउन प्ले करने के लिए टीएलपी सड़क पे उतरता था। लेकिन टीएलपी इस बार भी सड़कों पर उतरा और ये पहली बार था जब पाकिस्तान आर्मी ने टीएलपी के ऊपर फायरिंग की। उसमें टीएलपी के कई लोग मारे गए। क्या टीएलपी भी टीटीपी की राह पर आगे जाएगा? आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अब रुक कर लेना चाहता हूं, आता हूं आपके पास हिमांशी जी, लेकिन श्रुति मैं आपका रुख करूंगा। श्रुति, मैं कई बार इन चीज़ों को समझ नहीं पाता और मुझे समझने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं देखता हूं एस्टेब्लिशमेंट अपने रिएक्शन से इस बात को सामने रखते हैं और साफ करते हैं कि वो किस तरीके का मैसेज पूरी दुनिया में कन्वे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर इससे पहले कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कुछ कहे, जो लोग इस फ्रेमवर्क में होते नहीं हैं, जो मेन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अनवारुल हक का इस बात को कहना क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? आगे कुछ दिनों बाद शायद यही स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाए जब एफएटीएफ में पाकिस्तान दुहाई दे रहा हो कि वो ऐसा नहीं है। तब ये स्टेटमेंट जाए कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हम आपको ऐसे ही दहलाएंगे। श्रुति जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेके उनके हर कोई इंसान अपना सारा कच्चा चिट्ठा कबूल करने में लगा रहता है। वो आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनकी हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे तब वो आने वाली नस्लों को कैसे बोलेंगे कि हमने जो इंडिया के खिलाफ जिहाद लगाया हुआ है वो सक्सेसफुल है और इसीलिए आपको हमारे साथ आके जुड़ना चाहिए। तो ये जो एक आपको लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये लोग बोल रहे हैं, अपनी ही देश का नाम खराब कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी से बड़ी ये जो पैरेलल इकोनॉमी जो उनकी चलती है, टेरर इकोनॉमी, वो है, ये उनका हिस्सा रहते हैं, ये उसके लिए काम कर रहे हैं और ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये जैसे आरजू जी ने भी कहा कि ये हमेशा से ही ऐसे ही चलता आ रहा है, औरतें कुछ अलग नहीं रही हैं। अगर आपको कश्मीर का हिस्सा याद हो उस जमाने का, जब वो कहती थी कि पाकिस्तान जाएंगे और बच्चा लेकर आएंगे, ये वाला आपको इस हिस्सा अगर याद हो, तो हमेशा से ही औरतें इस जी हिस्से में जुड़ी रहती हैं। और पाकिस्तान के जो ये लीडर्स ये जो स्टेटमेंट्स करते हैं, ये एक तरीके से लोगों को ये बताने के लिए करते हैं कि ये देखिए हमने कर दिखाया। बाद में कोई ऊपर का आला अफसर बोलेगा कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही बोल गया, वो तो उसने गलत, उसकी स्टेटमेंट ट्विस्ट कर दी गई। लेकिन असलियत ये है कि वो अपने आप ही ये कबूल करते हैं जिससे उनकी आवाम तक ये मैसेज पहुंच सके कि हमने जो इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है वो हम जीत रहे हैं। वो पाकिस्तान कभी कोई जंग हारता नहीं है, एटलीस्ट मेंटली तो नहीं हारता है, चाहे वो फिजिकली उसका कुछ भी हाल हो जाए। और ये उसी पर्टिकुलर नैरेटिव माइंडसेट का एक एग्जाम्पल है कि वो अपनी बातें कबूलता जाता है, चाहे वो आप बोलें कि उन्होंने ही बनाया है आईएसआई केपी, या जहाँ पे भी वो कर रहे हैं अपनी ये हरकतें, वो सब सामने आ जाती हैं और वो सब कबूल लेते हैं और बाद में पलट जाते हैं अपनी बात से और उनको श्रुति, कोई इससे पहले कि प्रॉब्लम आप भी और नहीं होती। एक्सप्लेन करें, मैं ये सुनना चाहता हूं, क्या जैश ए मोहम्मद
जो अब सारी इन्वेस्टिगेशन उसी तरफ जा रही हैं, क्या जैश ए मोहम्मद एक और अटैक का इंतजार कर रहा है? मुझे इसको कहने में कोई दो राय नहीं कि कोई दूसरी तरफ से नहीं, जाहिर तौर पर कोई पिछले ऑप सिंदूर की तरह कोई अटैक उसके उस टारगेट पर जहां उसके टेररिस्ट इस तरह की पौधे लगाई हुई हो, जहां फसलें उसकी लगाई जा रही हो। जी, जहाँ तक मेरी पढ़ाई है इस चीज़ को लेकर, मुझे पता है कि उन्होंने जो अपना पीओजेके के अंदर कैंप्स हैं, वो बड़े कैंप्स जो हैं हटा के अब माइनर छोटे कैंप्स इकट्ठा कर लिए हैं, वो भी विलेजेस और सेटलमेंट्स के पास में हाईटेक वाले। इसीलिए उनको पैसों की ये जरूरत पड़ रही है, और वो इसलिए बार बार कभी 20,000 विंटर उसके हिसाब से मांगे, विंटर के सामान के हिसाब जी। से, या ये 500-700 रुपए का कोर्स डिजिटल वॉलेट्स अपने जो हैं वो मोबिलाइज करके मांगे। वो हाईटेक छोटे छोटे कैंप्स पीओजेके में बना चुके हैं, और जो 2021 में उन्होंने लैंड खरीदा था केपे खैबर पख्तूनवा में, वहां पे वो अब अपना मेन कैंप जो है वो वहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये सब कुछ सामने हैं। यहाँ से उनको अटैक ना आए, उनको लगा कि अफगानिस्तान के साथ हम बहुत सेफ हैं, सिक्योर हैं, हमारा तो भाईचारा है, हम एक ही लोग हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खट्टे पड़े हुए हैं। आरजू जी बता देंगे आपको टमाटर के भाव कितने चल रहे हैं वहाँ पे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुश्किल है आगे इनके लिए। ये जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, वहाँ पे दूसरी तरफ से अटैक आने का उनको अब ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और जो इन्होंने माइक्रो कैंप्स बनाए हैं उनको तोड़ने के लिए शायद इंडिया को इतना आसान ना हो कि आप 9 या 10 बड़े कैंप को आप आइडेंटिफाई करके बहुत बड़ी घात लगा सके। ये माइक्रो कैंप्स के अंदर आप जो बच्चे और औरतों और इनोसेंट सिविलियंस वाला जो नैरेटिव है, इसको आगे करना बहुत आसान हो जाता है पाकिस्तान के लिए। बहुत सोची समझी साजिश है, और इसके चलते ये वो इतने बोल्डली आके खड़े होके बोल भी सक रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, मैं अब आपका रुख कर लेता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाकी जो मेहमान हैं वो इसका एतराज़ लें, लेकिन आज जिस सब्जेक्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे मेरे टीचर पढ़ाते थे और वो कहते थे कि जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, ममता उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो कहीं भी रहेगी, वो किसी ना किसी अपनी हरकत से, अपने कामों से अपनी ममता को एक्सप्लेन कर देगी, और इसके बारे में उसे खुद समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसने कब किया। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि केवल और केवल इन लेडीज़ का इस्तेमाल अब टारगेट किलिंग या ऐसे बड़े टारगेट्स को करने के लिए हो रहा है। एक बहुत ख़ास किताब है लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, तोहफत उल मोमिनात। इसमें ये इस्तल्लाह बिन अताउल्लाह ने किताब लिखी, और इसमें यह बताया गया है कि औरतें रहें कैसे, उनके वो सोचें क्या, उनको जीने का तरीका क्या हो, और उसी पर तोहफत उल मोमिनात नाम का एक कोर्स शुरू किया गया है। लेकिन जब जैश ए मोहम्मद शुरू कर रहा है तो जाहिर तौर पर वो जो ममता है, वो जो सेंटीमेंट्स हैं, इस फैक्टर को सबसे पहले किल किया जाएगा, जिससे एक महिला सबसे खतरनाक रूप में सामने आए। डॉक्टर शाहीन जो दिन में अपना काम लोगों को क्योर करने में करती थी, वो रात में वोल्फ टाइमिंग में इन सारी प्लानिंग्स की तैयारी कर रही थी जो चीज़ें निकल रही हैं। क्या अब आसान है टेररिस्ट कैंप्स को, टेररिस्ट को टारगेट कर पाना? और अगर आसान नहीं है तो क्या पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल जिस अम्ब्रेला के नीचे आ गया है, ये और मुश्किल होगा भारत के लिए? राजीव जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। मुझसे पहले जो मेरे दो को पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, और क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मामदीन के जो विक्ट्री है उसको बहुत एक्साइटेड होकर ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर। ममदानी, जी हाँ। तो अमेरिका में एक काउंसिल है जिसको कहते हैं काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक। 1991 में इन्होंने एक प्लान दिया था कि हम सिस्टम के अंदर घुस के अमेरिका के सिस्टम को तहस नहस करेंगे, और आज 34 इयर्स के बाद में वो एक सच्चाई होता हुआ लग रहा है, क्योंकि 42 पोजीशंस पे इन अमेरिका ये बैठे हुए हैं, और ये एजुकेशन में भी हैं, ये जजेस भी हैं, ये काउंसलर्स भी हैं, ये हर जगह हैं। और अमेरिका का सिस्टम स्टेप बाय स्टेप खत्म हो रहा है, जो अमेरिकन्स रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका
किसी और के ऊपर अम्ब्रेला बाहर आके नहीं कर रहा है, उसको अंदर भी बहुत जरूरत है कि सफाइयां करें। और देखिए, जैसे कहते हैं ना कि यथा, आप मदरिंग की बात कर रहे थे, तो यथा हम तो सृष्टि को माँ ही कहते हैं, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जहां तक महिलाओं के आतंकवाद में होने की बात है, तो ये तो सन 1970 में ही हो गया था, जब गोल्डा मेयर, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ऊपर फिलिस्तीन ने पहली बार महिलाओं से हमला कराया था। भारत महिला आतंकवादियों को पहले भी झेल चुका है। देखिए 1980 और 90 के दशक में जब एलटीटी ने हमला किया था, एग्जैक्टली, तो हमारे राजीव गांधी केस। राजीव गांधी जी के केस में हमने किन को पकड़ा था? वो महिलाएं थी, कविता और नलिनी। तो ये कोई, हमें इस पे बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि भाई देखिए महिला आतंकवादी आ रही हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने जो इतिहास की किताबें हैं उसमें पढ़ाते हैं कि भारत आजाद कैसे हुआ। हमें पढ़ाना चाहिए कि भारत गुलाम क्यों बना, गुलाम कैसे बना। क्योंकि जो हमारा ये जो नर्चरिंग नेचर है, ये सिर्फ मदरिंग का नहीं है, ये हमारी सोच का है, हमारी जेहानियत का है, हमारी विचारधारा का है। हम समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही सारा विश्व है। ऐसा नहीं है, यहां हम गलत हैं। और सिर्फ एलटीटी ही नहीं, अलकायदा ने भी देखिए अपने पास वुमेन टेररिस्ट को रखा, जबकि वो बहुत स्टाउंच माने जाते हैं, लेकिन उनके कुरियर के काम, उनके लिए इंटेलिजेंस गैदर करने का काम, उनका सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाना, हथियार एक से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सारी काम महिलाएं कर रही थी। फिर आईएसआईएस ने महिलाओं को अपने यहाँ रिक्रूट किया है, उनका यौन शोषण भी किया, उनसे बाकी काम भी इन्होंने कराए। लेकिन महिलाएं बहुत लंबे समय से आतंकवाद का हिस्सा रही हैं, स्पेशली इस्लामी आतंकवाद का। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है या हिंदुस्तान में हो रहा है। नाइजीरिया देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, यूके यूएसए में हो रहा है। मैं कुछ समय पहले लंदन में थी और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मैंने देखा कि कुछ झंडे लेके युवक जा रहे थे, काफी सारी जगह वो कुरान और हदीस और वो सब बांट रहे थे। इट वाज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें भी बहुत सारी ब्रिटिश बच्चियां थी जो उनके साथ वॉक कर रही थी। और उनको ये भी नहीं पता है कि वो उनके साथ वॉक क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत सी एक दुनिया का, जिसको कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड, वो सपने दिखाए जाते हैं, उनको प्यार मोहब्बत के सपने दिखाए जाते हैं। और आजकल देखिए डिजिटल की जब से दुनिया शुरू हुई है, परिवारों का साथ में बैठना कम हुआ है। और क्योंकि परिवार साथ में नहीं बैठ रहे हैं, तो आत्मीयता भी कम हुई है। और इस वजह से बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन जो उनसे कनेक्शंस बन रहे हैं, शायद वो उनकी सच्ची दुनिया है। तो वर्चुअल वर्ल्ड हैज बिकम अ रियल वर्ल्ड फॉर अस। और इसीलिए महिलाओं का झुकाव, टीनेजर्स का झुकाव इन सब चीजों की तरफ हो रहा है। देखिए यूपी में कुछ समय पहले एक वारदात हुई थी, जिसमें 2 बच्चियां गायब हो गई थी और परिवार पूरा परेशान था। बहुत दिन तक उनका फोन भी वो घर पे छोड़ के गई थी, फोन भी नहीं लेके गई थी, तो पुलिस भी ट्रैक नहीं कर पा रही थी। लेकिन सडनली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है उस बच्ची की, जिसमें वो गन के साथ खड़ी है कि मैं एक सुसाइडल बॉम्बर बनने जा रही हूँ। एंड दैट इज हाउ द पुलिस ने फिर वो पूरा डिजिटल मैपिंग करके उस बच्ची को पकड़ा है। ये खतरा हमारे अंदर है राजीव जी। और जब तक हम ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहेंगे, जब तक हम अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को नहीं समझेंगे, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, जब तक उन पे हम कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको चिन्हित नहीं करेंगे, उनके को सजा नहीं देंगे, मुझे लगता है ये खतरा बढ़ेगा। हमको अब मातृत्व की जरूरत नहीं है, हमें माता जीजाबाई जैसी औरतों की जरूरत है, जो खुद सक्षम हो, जो अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज दें। देखिए वेयर वी आर लैकिंग टुडे इज अबाउट वैल्यूज। क्योंकि अगर आप अपने घर में अच्छी वैल्यूज बच्चों में नहीं डालेंगे, तो बाहर वाला आके वो जो भी कुछ डालना चाहेगा वो डाल देगा। और इसी तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, अच्छा, ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन तो लेकिन मुझे लेकिन लगता है ले, कि ले, लेकिन अभी अभी डिस्कशन में बहुत टाइम है। अभी हम मैं आज वाकई अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप लोगों के साथ वक्त थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो इन चीज़ों को हम अभी आगे और डिस्कशन में रखेंगे। लेकिन आरजू, एक कहानी है इंडियन भारतीय पुराणों में, जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें भस्मासुर नाम के एक डेमोन या राक्षस की कहानी है। कहा जाता है कि वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसको ख़त्म करना लगभग मुश्किल था, लेकिन उसको एक श्राप भी मिला था, कर्स भी मिला था कि अगर वो अपना हाथ अपने सिर पर रख देगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके लिए लॉर्ड विष्णु, जिनको जेनरेटर माना जाता है, उनको एक नर्तकी की तरह उसके सामने या डांसर की तरह
कहना पड़ा कि अगर जो मैं करूंगा वो तुम्हें करना होगा, और फिर उन्होंने उस बहाने में अपना हाथ सर पे रखा, उस राक्षस ने भी वही किया और वो खत्म हो गया। मैं इस कहानी को भस्मासुर की कहानी कहता हूं, जो आप सुनती भी रहती होंगी शब्द, भस्मासुर लोग बन गए, जिसने अपने को खत्म कर लिया, भस्म कर लिया।